आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्राइम टाइम डिस्कशन में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, आज का एक खुसूसी प्रोग्राम आज हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मोअज़्ज़िज़ मेहमान एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार मेहमान मौजूद हैं और पूरी अपनी अपनी ये एरिया में अपने अपने प्रोफेशन में माहिर माने जाने वाले लोग आज हमारे साथ हैं और हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब मोहतरम इस्माइल अली ख़ान साहब, जो तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के आप चेयरमैन रह चुके हैं, जो कभी प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर हुआ करते थे। और दूसरे हैं आली जनाब मुजीब हुसैनी साहब, जो TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं। और तीसरे हैं इम्तियाज़ इसाक साहब, चेयरमैन तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन। और चौथे हैं TRS के कायद हैं और वकील भी हैं जनाब बुरहानुद्दीन साहब। तो नाज़रीन, आप तमाम की तरफ से मैं इन मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं और आज इस लाइव प्राइम टाइम डिस्कशन में सबसे पहले मैं मुजीब साहब से पूछूंगा कि आजकल जो बर्निंग टॉपिक है, जो ताज़ा मौजू है, वो है नौकरियों का, नोटिफिकेशंस का। क्योंकि जितनी भी नौकरियां आने वाली हैं, जितने लोगों को हैदराबाद में मुलाजिमत मिलने वाली हैं, वो मुजीब साहब के अंडर जाने वाले हैं। तो मुजीब साहब, आपका पॉपुलेशन बढ़ने वाला है जी तो कैसा लग रहा है आपका? एक खुशी की लहर है, एक ईद का माहौल है। जो ख्वाब था सुनहरा तेलंगाना रियासत हासिल करने के बाद में चीफ मिनिस्टर साहब का जो वादा था, मुलाजिमतें जो बिलखुसूसी तेलंगाना के बच्चों के लिए, तुलबा के लिए जो जद्दोजहद में बात दिए थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पिछले 50, 55, 60 साल में इतना बड़ा नोटिफिकेशन नहीं आया। अच्छा। और इसमें और एक खुशी की बात, 90,000 94,000 94,000 पोस्टों के अलावा भी जो एज का सिलसिला था, 34 साल आखिरी नोटिफिकेशन, मतलब 34 साल की उम्र तक अगर मुलाजिमत मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दूसरी चीज़ देख लेने का था। मगर चीफ मिनिस्टर साहब दरिया दिली का मुआवजा करके 10 साल एकदम बढ़ा दिए। अच्छा। तो पूरे नौजवान, हर ज़ात पात के नौजवान सब जने खुश है उससे। उसके अलावा जो दीगर हमारे SC भाई है या ST है, BC है, उनके लिए और 5 साल की तौसीह दे के 49 ईयर्स तक उनको मौका दिए। बचपन में हमारे टेलीफोन ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करता था, आपको भी याद होगा शायद। जी, हमारे गांव में डिस्ट्रिक्ट में संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। जी। तो जब जो है लोग भागम भाग करते थे, बोलते थे भाई एज बार हो जा रही। सही। तो ये एज बार का किस्सा तो अब नहीं है। अब नहीं है। अब कई लोगों की एज बार हो गई, कई लोगों की बार में एज हो गई, नौकरी नहीं मिली तो बहरहाल चीफ मिनिस्टर साहब की बदौलत आज नौजवान सब, आप जहीं भी देखिए स्टडी सर्कल फुल है, स्कूल कॉलेज फुल है। हुकूमत के जानिब से स्पेशली परमिशन दे रहे हैं, स्पेशली स्टाफ को रिक्रूट कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्चा कर और SCs के लिए, STs लेकिन के लिए, ये क्या है मुझे भाई, लिए, पहली बार देखने में आ रहा है कि जो है गवर्नमेंट उनको ट्रेनिंग दे रही है, क्योंकि कोचिंग दे रही है। कोचिंग गवर्नमेंट चाह रही है अच्छे लोग अच्छे लोग, बच्चों को मौका मिलना है। जो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम था, 317 GO जो गेजेट नोटिफिकेशन आया था, चीफ मिनिस्टर साहब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को जो वहाँ से करवा के लाए थे, उसमें भी रिजर्वेशन अदर देन तेलंगाना के लिए सिर्फ 5% कर दिए। 95% लोकल नौजवानों को, बच्चों को आने वाले हैं। तो ये इससे पहले 20% चले जाता था, उसमें बच्चे कुछ नौकरियाँ हमारे को आते थे, लेकिन आज वो मौकूफ़ नहीं है। आज जो भी यहाँ के बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़े, आदिलाबाद से लेके खम्मम तक, खम्मम से लेके मेदक तक, मेदक से लेके हैदराबाद तक, सबको जिसके डिस्ट्रिक्ट के मुलाजिमत है उनको मिलने वाले हैं इंशाल्लाह। और उसी सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी साहब भी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब से मीटिंग भी लिए 2 दिन पहले, तो वो भी नोटिफिकेशंस आ रहे। बहरहाल 503 तो ग्रुप 1 के नोटिफिकेशंस आ गए। उसके अलावा फिर मेडिकल डिपार्टमेंट, आज आपके पास थी ना मीटिंग चीफ सेक्रेटरी साहब के पास, आज ग्रुप 4 की थी। आज भी हुई मीटिंग। सही बात है, वो भी मीटिंग हो गई। तो उसमें भी करीब 7 से 8 हज़ार मुलाजिमतें निकालने की बात की गई। फिर पुलिस कांस्टेबल्स के 15,635, मेडिकल डिपार्टमेंट से 12,336। तो ये तमाम खुशी की बात है। यूनिवर्सिटीज़ में तो ऑलरेडी बच्चे आ भी गए, 126 बच्चे जो पिछले 6 महीने पहले नोटिफिकेशन दिए थे, तो कल वो लोग ज्वाइन हो गए। प्रवीण राव साहब जो यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर है, कल पूरे बच्चे 123 बच्चे रिपोर्ट करे इसमें। तो बहरहाल चल रहा, समझिए गाड़ी शुरू हो गई, सब जने खुश है इससे।
चलो अच्छा बहुत है। खुशी की मैं इसी रिलेटेड एक सवाल करूंगा। इम्तियाज़ इसाक साहब, चेयरमैन फाइनेंस कॉरपोरेशन, आप चेयरमैन बनने के बाद पहली बार आए हैं हमारे पास, फिर एक बार चेयरमैन बनने से पहले आए थे, तो इसमें माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन का क्या रोल है? इस अभी जो है तेलंगाना में जो है जॉब नोटिफिकेशन के बाद जगह जगह जो है कोचिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, हर चीज़ से। हर तबके के लोग, SC ST BC माइनॉरिटी OC सबके लिए कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं और गवर्नमेंट के भी चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट के तरफ से जो कोचिंग्स चल रहे हैं उसमें माइनॉरिटी के कोचिंग वेलफेयर की तरफ से चल रहे हैं, उसमें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी उसमें हिस्सा है। यानी कि हम भी जो है फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जो है CDM को जो है टेट कोचिंग के लिए भी हमने जो है बोला है। अच्छा। तो इससे बहुत सी चीज़ों को जो है इस पहली बार मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद तेलंगाना स्टेट में, आंध्र प्रदेश जब मुत्तहदा रहे खुद, कभी माइनॉरिटी के लिए कोई कोचिंग सेंटर नहीं खोले गए थे। नहीं था कभी, प्राइवेट इस बार जो है तेलंगाना स्टेट बनने के बाद, हमारी इतना बड़ा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने हर तबके को मौका दे रहे हैं कि आप जॉब के लिए सिलेक्ट हो, कोचिंग करें। गवर्नमेंट से जो आपको डोर टू डोर आपको बोला जा रहा है कि आइए गवर्नमेंट में कोचिंग लीजिए। तो इस बार पहली बार ये मौका मिला है। हर तबके के लोगों को जो है डिपार्टमेंट वाइज जो है कोचिंग दी जा रही है, उनको जो है फूड का इंतज़ाम किया जा रहा है, किसी को जो है स्टाइपेंड दी जा रही है। मतलब हुकूमत के इतना बड़ा इक़दाम पहली बार हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ। तो इस बार जो है मैं चीफ मिनिस्टर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए भी जो है उर्दू में पर्चा लिखने के लिए, उर्दू में मटेरियल बनाने के लिए जो हुकूमत की तरफ से जो मौका मिला है, उसके लिए बहुत से लोग खुश हैं। मैं 2-3 जगह विजिट भी किया, तो लोग बोल रहे हैं कि उठ के जो है साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पहली बार हमको जो है TRS हुकूमत के KCR साहब की तरफ से हमको कोचिंग मिल रही है, हमको मटेरियल मिल रहा है, हमको जो है आने जाने के लिए जो भी सहूलत हो रहे हैं, हमको बहुत ही अच्छा मौका मिला है। हम KCR साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ है, और KCR साहब जो इक़दाम उठाए हैं उसके लिए बहुत ही बड़ा इक़दाम है। इस 80,000 नोटिफिकेशन में बहुत से लोग सिलेक्ट होकर आएंगे, जो गरीब लोग हैं, जो पढ़ के आगे आना चाहते हैं। जी, हुकूमत फराहम कर रही है उनके लिए। बहुत ही पहली बार इतना बड़ा इक़दाम उठाए हैं। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा आने वाला रिजल्ट आने वाला है इसके लिए। चलो इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, इस प्राइम टाइम डिस्कशन में लेते हैं छोटा सा वक्फा, और भी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो इस्माइल अली ख़ान साहब और बुरहान साहब भी बात करना है, और फिर मुजीब साहब भी फिर बात करेंगे, इसाक साहब भी बात करेंगे। आइए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान इस्माइल अली ख़ान साहब, मुजीब हुसैनी साहब, इम्तियाज़ इसाक साहब और मोहम्मद बुरहान साहब। इम्तियाज़ इसाक साहब से बात हो रही थी ब्रेक्स में जाने से पहले। आइए गुफ्तगू का सिलसिला फिर उन्हीं से शुरू करते हैं। इम्तियाज़ साहब, उर्दू के सिलेबस के सिलसिले में, उर्दू में जो कुछ आंसर्स क्वेश्चन पेपर आने वाला है, उस सिलसिले में पिछले दिनों वज़ीर दाखिला के पास एक मीटिंग हुई थी, जिसमें पूरे हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे। तो उसमें क्या फ़ैसला हुआ? उसमें मीटिंग के दौरान एक फ़ैसला ये हुआ कि उर्दू में जो है जहाँ कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर की जानिब से और जो है CDM की जानिब से, तो टेट का भी जो मटेरियल जो है 12 जून को जो है टेट का जो है इंटरेंस रखा गया है। उसके दौरान मटेरियल बहुत जल्द से जल्द देने के लिए हम लोग को बोलना पड़ा, तो उसके लिए इमीडिएट मटेरियल तैयार हो गया। 20-21 तारीख को मटेरियल दे रहे हैं टेट के लिए। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के लिए जो है मटेरियल प्रिपरेशन हो रहा, हर बुक से लेके उर्दू का एक मटेरियल बना के हुकूमत की जानिब से भी जो है उनको मटेरियल फराहम करने के लिए कोशिश चल रही है। अनखरी में वो भी ख़त्म होगा इंशाल्लाह। तो पर्सनल का डिसीजन हुआ कि जहाँ पे टेम्बरीज में कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो है बच्चों के लिए फूड का इंतज़ाम भी जो है टेम्बरीज की जानिब से किया जा रहा है। माशाअल्लाह। हाँ, उन लोगों के लिए जो है स्नैक्स वगैरह, दोपहर के खाने का इंतज़ाम भी किया गया है उसके लिए। शफीला साहब भी जो है उसके लिए मान के इमीडिएट जो है उसके ऊपर काम शुरू हो गया है, ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं फूड वगैरह। तो दूसरी बात जो है, दूसरा में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के लिए जो है उनके लिए मटेरियल भी जो है हुकूमत की जानिब से जो है इंशाल्लाह 3-4 डेज में पहुँच जाएगा वो भी। अच्छा। तो मटेरियल पहली बार इस बार तो हर बुक से लेकर जो मटेरियल बनाए जा रहे हैं, जैसे उमर जलील साहब है, शुक्र साहब है, उसमें शाहनवाज कासिम साहब भी उस दिन थे, AK खान साहब, महमूद अली साहब, हम लोग बैठ के डिस्कशन करके उसको एक उस पर लेके आए हैं। तो इसके मटेरियल भी तैयार हो रहा है हुकूमत की जानिब से, बहुत ही अच्छा मटेरियल होगा। उसके लिए बहुत से लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं मटेरियल के लिए। ये पहली बार है कि हुकूमत TRS हमारी बनने के बाद जो है उर्दू में मटेरियल बना के दे रही है, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, हर चीज़ की सहूलत दे रही है। अच्छा, तो पहली बार इतने सेकुलर हुकूमत, इतना सेकुलर CM साहब शायद ही किसी ने नहीं देखा होगा। इस बार जो है हर माइनॉरिटी बच्चे जो है
इतनी खुशी के साथ जो है कोचिंग सेंटर्स में जाने, मेरे को कई फ़ोन आ रहे हैं कि साहब वहाँ पे जो है स्ट्रेंथ ख़त्म हो गया बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। तो मैं कई जगह फ़ोन करके बोल रहा हूँ भाई एक है ले लो। तो महबूब नगर से बहुत से लोग, महबूब नगर सेकंड, हैदराबाद के बाद सेकंड हाईएस्ट आज महबूब नगर में है। 130 स्टूडेंट जो वहाँ पे कैंडिडेट जो है कोचिंग ले रहे हैं, ओनली ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए। फिर टेट के लिए है 217 स्टूडेंट्स कोचिंग ले रहे हैं। हैदराबाद में जो है 300-360 ऐसा कोचिंग ले रहे हैं। तो सेकंड हाईएस्ट महबूब नगर है। तो हर ज़िले में 100+ जो है कैंडिडेट जो है आगे कोचिंग ले रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में तो 1500 से 2000 लोग जो है कोचिंग ले रहे हैं। कई लोग घर में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, जो मटेरियल पूछ रहे हैं। तो हम हुकूमत की जानिब से भी जो है मटेरियल एक बनाकर जो है सिलेबस भी दे रहे हैं, सिलेबस के साथ भी। हाँ, सिलेबस से बहुत एडवांटेज सिलेबस के बुक्स ले लेके पूरा उसमें से मेन इंपॉर्टेंट बना के जो है बुकलेट बना रहे हैं हुकूमत की जानिब से, बना के वो इंशाल्लाह वो कैंडिडेट्स को देंगे जहाँ उर्दू कोचिंग चल रही है। तो ये उर्दू कोचिंग तो पूरी रियासत में चल रही है? पूरी रियासत में चल रही है, हाँ बिल्कुल पूरी रियासत में चल रही है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 जो है 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट्स है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। ग्रुप 4 जो है 33 डिस्ट्रिक्ट्स में। अच्छा, जहाँ जहाँ पे अगर कैंडिडेट्स अगर 5 के अंदर आए हैं तो वो जो है जनरल जो कोचिंग चल रही है BCs की जगह वो लोगों को ऐड कर देने कलर सबको बोल के। अगर 15+ है तो हम उर्दू मीडियम उर्दू के कोचिंग सेपरेट चला रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है? ये पहली बार हो रहा है। पहली बार हम बचपन से भी नहीं सुने थे, पहली बार हो रहा है। हाँ, पहले तो ऐसा होता था मुझीब भाई, जब भी ऐसे इम्तिहानात आते थे तो कई ट्यूटोरियल्स खुल जाते थे प्राइवेट, बिल्कुल कई दुकानें खुल जाते थे। ये पहली बार है कि गवर्नमेंट बिना बोले जो है हर जुम्मा के दिन जो है बयानात में जो हुकूमत की तारीफ हो रही है, बयानात में जो है इमाम साहब जो है अपील कर रहे हैं कि हुकूमत TRS की जानिब से कोचिंग दी जा रही है, आप सब दाखिला लेके उसमें कोचिंग में हिस्सा लें, जितना हो सके उसको जो फ़ायदा उठाएं कोचिंग से, बोल के पहली बार हो रहा है। नहीं, वहाँ हमारे गांव में देखा मैं, मस्जिद कमेटी वाले भी पैम्पलेट बांट रहे थे। जी हाँ, वही हर जगह करें, हर जगह फर्स्ट टाइम ऐसा। जी हाँ, बहुत ही एकदम पॉजिटिव है। हकीकत में जो है बहुत से लोग चाह रहे हैं कि हुकूमत इतना मौका दे रही तो हम क्यों ना इसमें हिस्सा लें, कि आज हर एक को नौकरी की ज़रूरत है। आज 80,000 जो नोटिफिकेशन पड़े हैं, शायद ही आज़ादी के बाद इतना नोटिफिकेशन पहली बार होगा। पहली बार इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा। मेरे को तो सबसे बड़ी खुशी है जो एज बढ़ा दी है, वो भी बहुत एडवांटेज हुआ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा, बिल्कुल दिलगुर्दा होना पड़ता है। बिल्कुल बहुत बड़ा CM साहब बहुत बड़ा दिलदार। और एक चीज, हैंडीकैप को 50 के ऊपर 54 साल के, जी हाँ 54 करें, 54, जी हाँ, रिटायरमेंट को 5-6 साल ही रहते। जी हाँ, बहुत ही एकदम CM साहब जो पॉजिटिवनेस से सोच रहे हैं आवाम के लिए। CM साहब यही चाहते हैं कि हर तबके के इंसानियत पे चेहरे पे खुशहाली आए, हर तबका खुश हो, किसी एक तबके को बनी, हर एक को खुश करना चाहते हैं। गोल्डन तेलंगाना मतलब ही है ना कि हर इंसान के चेहरे पे खुशी आए। जो साहब का जो है नीलू नियामकल जो है ना, वो उसके ऊपर बिल्कुल खड़े उतरे हैं CM साहब। परसों अमित शाह बोल रहे हैं उनको बोलने भी नहीं आ रहा था। बोलने भी नहीं आ रहा, क्या है बोलिए कि हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर होके जो है इस तरह से बात करना, क्या नीलू नियामकल बोलने नहीं आ रहा, इंग्लिश में लिखिए अभी तो। बिल्कुल जो है अच्छा, बीजेपी। वकील साहब क्या हाल है? मैं सुना वकीला भी अप्लाई कर रहे थे नौकरियों को, आप भी करें क्या? आदाब ख़य्यूम साहब और टी न्यूज़ के नाज़रीन को मेरा अदबन सलाम। सब वकील हो, कोई भी ग्रेजुएट हो, सभी को रोज़ी चाहिए। एक इंसान को रोज़ी मिलती है तो वो रोज़ी सिर्फ उसको ही नहीं मिलती। नहीं, जूनियर एडवोकेट्स जो नए आए ना प्रोफेशन जी में, बिल्कुल सुना कि वो लोग भी, बिल्कुल साहब, क्योंकि सब जो एडवोकेट प्रैक्टिस नए करते हैं तो उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर अच्छा है तो प्रोफेशन में कंटिन्यू कोर्टों को आते हैं। नहीं है तो फिर वो पार्ट टाइम जॉब, लीगल एडवाइज़र जैसा, लीगली जो काम होते हैं ऑफिसों में काम करते हैं। जुडिशरी में भी है ना तो वैकेंसीज? अभी गवर्नमेंट जो जुडिशरी में जो जॉब्स अनाउंस करी है, जैसा कि बेंच क्लर्क्स है, बैक ऑफिस जो स्टाफ होता है उसके लिए ऑलरेडी नोटिफिकेशन आए हैं। अच्छा, उससे और जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल्स है, गवर्नमेंट प्लीडर्स है, ये सारी चीज़ों के लिए KCR साहब सिर्फ वकलाओं को ही नहीं साहब, मैं यही सोचता हूँ क्योंकि पहले से मैं देख रहा हूँ साहब को, वो एक अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पर जो तेलंगाना के लोग हैं उनको भी, और जो आए उनको अपने मेहमानों की जैसा ट्रीट करते हैं। ऐसे CM को शायद हिंदुस्तान में कोई नहीं देखे होंगे। तो और उसी तरह से एक इंसान को कोई रोज़ी मिलती है तो सिर्फ वो एक इंसान की रोज़ी नहीं होती साहब, पूरे ख़ानदान में उनके माँ बाप की उम्मीदें, जो उम्मीद लगा के पढ़ाए हैं, जनरेशन समझिए आप, एक जॉब जो है एक जनरेशन को पालता है। उनके डिपेंडेंट साहब जो बच्चे हैं, जो
उम्मीद रखते हैं कि मेरे वालिद को यहाँ देखना चाहते हैं। अच्छी रोज़ी, इज़्ज़त की रोज़ी जो रोटी देना है वो केसीआर साहब दे रहे हैं। इतना ही नहीं साहब, उनके ऊपर जितने डिपेंडेंट है महल्ले में रिश्तेदार, सभी लोग खुश होते हैं। तो हमेशा मैं ये देखता हूँ कि केसीआर साहब की नज़र जिस तरह से केटीआर साहब पे और कविता मैडम पे, उसी तरह से तेलंगाना के सारे सिटीजन्स पे रहती है। तो ये बहुत बड़ी बात है साहब। 80,300 जॉब्स उनकी ज़िंदगियों में रोशनी लाएगी, यही मकसद था ना साहब जो अभी जो डिस्कस कर रहे हैं। तेलंगाना की सिर्फ जिस मुद्दे पे हम जो केसीआर साहब जिस मुद्दे से तेलंगाना लाए हैं उस मुद्दे को करना चाहते हैं सब। जिस तरह से 24 घंटे करंट है, आपको पानी हर जगह है सर। अभी जो तेलंगाना में जो ज़मीनों की भी वैल्यूज़ जो बढ़ने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ तेलंगाना है ना सर। तो ये चीज़ सब इनडायरेक्टली डायरेक्टली सारे तेलंगाना के आवाम के चेहरों पे खुशी, उनकी ज़िंदगियों में तरक्की, ये सब सारी चीज़ों के लिए वजह बन रही है। इसी की वजह से तेलंगाना की आवाम भी साहब को ये देखना चाहती कि हमेशा वो हमारे तेलंगाना के सीएम रहे। बल्कि तेलंगाना सिर्फ डेवलप होने से सब हमारा स्टेट ही अच्छा रहेगा, लेकिन सारे हिंदुस्तान की आवाम भी हमारे तेलंगाना पे उड़ पड़ेगी साहब, क्योंकि यहाँ पे इतने स्कीम्स है। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आसरा पेंशन, रैतु बंदी, रैतु बीमा, अम्मा बड़ी, आपको केसीआर किट, अब जितने भी ऐसे स्कीम आए सब आसरा पेंशन में तो दलित बंधु साहब। इंशाल्लाह मैं तो उम्मीद करता हूँ साहब, अगर साहब का बस चला तो अगर हिंदुस्तान के अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो सारे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि ये स्कीम रहेंगे सब। ये स्कीम्स की वजह से ये होगा साहब। लोगों के पास अगर सपोज हलाल की रोज़ी आएगी तो लोग हराम छोड़ देंगे साहब। हराम का मतलब चोरी, डाका, झूठ बोलना, हिंदू मुसलमान बोल के लड़ाना, आपस में भाइयों को लड़ा देना, दुनिया के मतलब हर मुद्दे पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी सब। सिर्फ एक ही उसका रीज़न होगा, वो रीज़न है अच्छा एजुकेशन और अच्छी रोज़गारी साहब। ये अगर आ गया सब, एजुकेशन और अच्छी रोज़ी मिली तो इंसान नहीं गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। मैं देखता हूँ प्रोफेशनल एक एडवोकेट के नाते, हमारे पास जब सोसाइटी के हम वी आर द सोशल इंजीनियर साहब, घर में मियाँ बीवी लड़ लेते हैं लेकिन आपस ही में नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे सामने बोलते हैं। सारे चीज़ों की फसाद होती है सर फाइनेंशियल स्टेटस। केसीआर साहब यही चीज़ मानते हैं, इसलिए केटीआर साहब भी उनको इतना मतलब साथ में रहकर ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं। सारी जैसा कि अब हम लोगों का कंपटीशन सिंगापुर से होना चाहिए, हमारा हांगकांग से होना चाहिए। हमारे बच्चों की लाइफ अमेरिका जाना है तो हमको वीज़ा के लिए इतनी कोशिश नहीं करना है साहब। हमको पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश, श्रीलंका से क्या लेना है, हमको वो परेशानी में मुब्तला नहीं करना है, वही चाहते हैं साहब। तो ये सबसे बड़ी बात है साहब केसीआर साहब की दूरंदेशी। मैं समझता हूँ कि साहब आने वाले 50 साल हमारी केसीआर साहब की हुकूमत रहेंगी। हिंदुस्तान की आवाम भी इंशाल्लाह केसीआर साहब जो को अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हुए अगर देखेंगे तो वो लोग खुद महसूस करेंगे। अगर तेलंगाना में जो करंट का, पानी का जो आसरा पेंशन साहब, ये बाजू के स्टेटों में अगर पब्लिसिटी हुई तो मैं समझता हूँ सब कर्नाटक, महाराष्ट्र, इधर से आपको तमिलनाडु, इधर से आपको छत्तीसगढ़, ये जितने भी स्टेट्स हैं सब सराउंडिंग, वो लोग सब हमारे पास आके बसना शुरू करेंगे सब, सिर्फ हमारे साहब की स्कीमों की वजह से। चलिए ठीक है, तो नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और पानी करंट की बारे में जो बात हुई है उस सिलसिले में हम बात करेंगे हमारे इस्माइल अली ख़ान साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जो तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के आप चेयरमैन रह चुके हैं, ये पानी और करंट के बारे में तफसीलात आपके सामने। आइए आज गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब तक आपने सुना नौकरियों के बारे में और वेलफेयर स्कीम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे पावर सेक्टर की, पावर के बारे में, यानी कि करंट, बिजली के बारे में। और उस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं इस्माइल अली ख़ान साहब, जो चेयरमैन रह चुके हैं तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के। और ख़ास बात यह है कि तेलंगाना बनने के बाद ये पहले चेयरमैन हैं जो सरकारी तौर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने इन्हें नामज़द किया था, पहले चेयरमैन, और अब साबिक़ा चेयरमैन हैं। आपकी तरफ से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। खान साहब, बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है आपकी, तो सबसे पहले ये बताइए कि इतनी पीक में, यानी कि 20, 17, 18 तारीख में भी मई के महीने में पावर कट नहीं है हमारे पास, तो इसकी हिकमत अमली क्या है? जबकि
गुजरात पावर हॉलीडे, कर्नाटक, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश, सब लोग वहाँ पे ऐसा क्यों है और यहाँ ऐसा क्यों? इसकी वजह जो है तेलंगाना बनने से पहले जो कहा जाता था, जो पिछले लोग जो नहीं चाहते थे तेलंगाना, उनका ये था कि जिस दिन तेलंगाना अलग हो जाएगा उस दिन जो है तेलंगाना अंधेरा हो जाएगा, वो उनका मकसद था। वो तो केसीआर साहब ने जो है जो उनकी ख्वाहिश भी थी क्या? ख्वाहिश थी वो तो चीफ मिनिस्टर साहब प्रायोरिटी में जो है पावर, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का जो है जो प्रायोरिटी जो स्ट्रेटजी तय की गई, तो उसमें जो है ये था कि हम लोग अपने स्ट्रेटजी से, अपनी मेहनत से ये बता देंगे कि जो है ये तेलंगाना वाले कुछ कम नहीं है। तो इस लिहाज से वो स्ट्रेटजी के हिसाब से अब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स डबल से ज़्यादा हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया है। लेकिन डिमांड भी जैसा मान लो 2014-15 के अंदर जो पीक डिमांड था, जो समर में होता है, वो करीब लेस देन 6,000, 5,700 ऐसा कुछ था वो। और आज अभी मई 29 मार्च या 30 मार्च को जो है वो 14,000 क्रॉस कर गया है। अच्छा। तो मतलब डबल से ज़्यादा, करीब तीन गुना जो है डिमांड हो गया। उसके बावजूद भी पावर कट नहीं हो रहा है। तो वो जो स्ट्रेटजी थी उसके हिसाब से 3 चीज़ें, मतलब जनरेशन कैपेसिटी भी बढ़ाना था, ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी बढ़ाना था और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो अभी हम लोगों के पास इतनी कैपेसिटी, इतना एक्स्ट्रा है। तो आप देखिए, अब देखे होंगे जो CMD है इसके ट्रांसको के, उन्होंने बोला भी कि अगर 15,000 भी में पीक डिमांड हो जाता है, उसको पीक डिमांड बोलते हैं, जिस दिन हाईएस्ट होगा, तो अगर 15,000 भी होगा तो हम लोग उसको मीट करने के लिए तैयार हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मतलब इतनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी है अवेलेबल, क्योंकि जो एक बेसिक थंब रूल है कि जो आपका डिमांड होगा, कैपेसिटी आपकी अवेलेबिलिटी शुड बी एटलीस्ट 30% मोर। तो मतलब उतनी कैपेसिटी क्रिएट करके रखे हैं हम लोग अभी कि जो है आपको डिमांड बढ़ेगा जैसे ही, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम उसके इट कैन टेक केयर ऑफ द सिस्टम, इतना बढ़ा के रखे हैं। तो ऐसे ही जनरेशन कैपेसिटी भी हम लोग की बहुत बढ़ गई है, समझे। और जहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हम खरीदते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेशन से पूरे, जैसे NTPC, NHPC, इन लोगों से, स्टेट की अपनी कैपेसिटी और प्राइवेट परचेज़ का, ये सब मिला के तो हम लोगों का जो अरेंजमेंट है वो अगर 16-17,000 भी होगा तो हम लोग कर सकते हैं, उतना जो है कैपेसिटी क्रिएट करके। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि पावर कट, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है इसलिए पावर ऐसा नहीं हो रहा है। अगर कहीं टेक्निकल फेल्यूर होता है, सिस्टम फेल्यूर होता है, जैसे मान लो ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया या वो लाइन में स्पार्किंग आ गया। इस बार जो रमज़ान गुजरा है, इतना रंगीन रोशन रमज़ान था, बिल्कुल नूराना रमज़ान, हर तरफ रात भर बिजली, बिल्कुल सही, पूरी लाइटिंग वगैरह, बिल्कुल और गर्मा में आने की वजह से सबके पास कूलर आए, एसियाँ चल रहे थे, लेकिन एक भी शहरी अंधेरे में नहीं हुई। बिल्कुल सही बात। तो वो जो है हम लोग वो स्ट्रैटेजी जो CM साहब ने जो बनाई थी उसके हिसाब से वो उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है। और मैं भी जैसा बोला कि 20-30% डिमांड सडनली इंक्रीज होता है कभी कभी, तो भी जो है सिस्टम इस काबिल बना कर रखा गया है कि वो इट कैन टेक केयर ऑफ, वो है। तो ये बाहर क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि उन लोगों में और हमारे में फ़र्क क्या है? हमारे वज़ीर आला की जो हिकमत अमली है वो दूसरे लोग उस लायक नहीं है क्या? नहीं है, वो तो है। तो उसमें थोड़ा बहुत तो होगा, कहीं ना कहीं उसमें तालमेल उनके अंदर जो है कमी हो रही होगी, क्योंकि ये यहाँ जो तालमेल जो बना के रखा हुआ है तो वो इमीडिएटली मैं समझता हूँ कि जो है डेली बेसिस पे उसका रिव्यू होता है हमारे वज़ीर आला के लेवल पे। वो शख्सी दिलचस्पी है, बिल्कुल वो देखते हैं कि हाँ बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि हम लोगों का अभी न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, पानी की भी कोई किल्लत नहीं हुई। पानी भी इसलिए नहीं होगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो पानी पंपिंग नहीं होगा। ओके पंपिंग नहीं होगा, जैसे आपके जो डोमेस्टिक में भी होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी 3 घंटे चले जाएगा, मान लो सुबह हो जाएगा, तो आप सुबह पंप नहीं कर पाएंगे ना, फिर पूरा दिन उस पर इफेक्ट रहेगा। तो वो इसी तरह अभी हम लोगों का जो पंपिंग वाटर सिस्टम, तो पानी का ताल्लुक करंट से है। बिल्कुल है। तो अभी जो कालेश्वरम से या गोदावरी से जो पंपिंग हो रही है, तो वो भी इसी स्ट्रेटेजी के तहत है कि जो है उनको किस टाइम में ऑपरेट करना है, पीक टाइम में करना है, ऑफ पीक कब करना है, पानी रेडी रखना है,
सो दैट जो है वो अगर मान लो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होता है तो पानी की दिक्कत भी नहीं आना, ऐसे इंतज़ाम करके रखे हुए हैं। जी। तो हम लोगों का सिस्टम भी बना हुआ है, इसलिए आप देखेंगे डिमांड तो बढ़ते जा रहा है और विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, विदाउट एनी इंटरप्शन वो स्ट्रेटजी अभी जो है चलेगी जितना भी होगा। और जो पावर परचेस कर रहे हैं हम लोग, वो भी स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन बना के रखे हुए हैं। मान लो अगर अगले 3 दिन 4 दिन में जो है अगर आपको सिस्टम से बाहर से, जिसको बोलते हैं एक्सचेंज बोलते हैं, एक्सचेंज से ख़रीदने की ज़रूरत भी है तो वो एक्सचेंज से ख़रीदने के इख्तियार भी दिए जा चुके हैं। वो बिल्कुल ट्रांसको वाले जो है उसको उस हिसाब से मार्केट से बात करके वो सिस्टम बना हुआ है, उसका एक वेबसाइट है, उस हिसाब से वहाँ से ख़रीदते भी, एक्सचेंज से भी ख़रीदते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि सिस्टम यहाँ पे इंटरप्शन नहीं होना, ब्रेकडाउन नहीं होना, वो बना के रखा हुआ है। इसी वजह से आप देख रहे हैं अभी एक मेन और एक वजह ऑल इंडिया लेवल में जो पावर शॉर्टेज का जो डिस्ट्रप्शन का है वो मेनली कोल सप्लाई का है। अच्छा। तो कोल के स्टॉक, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट होते हैं वहाँ कम से कम मिनिमम 1 हफ्ते का स्टॉक होना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोल आएगा रेल के ट्रैक से या रोड से, जैसे मोस्टली रेल से आता है। तो अगर आप स्टॉक करके नहीं रखेंगे, बीच में कहीं रेल का इंटरप्शन हो जाएगा, वैगन टाइम पे नहीं मिला, उससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत सी जगह अभी कोल का डिस्ट्रप्शन की वजह से, चाहे वो अभी ये क्या बोलते हैं आप, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या गुजरात है, फिर डबल इंजन गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो वो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि कोल जैसा अभी आप बोल रहे हैं गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, ये कोल है ईस्ट साइड में आपके, वेस्ट बंगाल, उस झारखंड उस साइड में है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर आता है कोल। तो अगर आप वक्त पे ट्रांसपोर्ट करके नहीं रखेंगे तो फिर वो आपको रेगुलेट करना पड़ता है, क्योंकि कोल बेस्ड पावर प्लांट कैसा है, उसको स्विच ऑफ करके ऑन करने का नहीं होता वो सिस्टम। लेकिन हम तो यही समझते हैं, हम लेमैन है समझिए, हम तो यही समझते हैं कि अगर राजा अच्छा हो तो प्रजा सुखी बिल्कुल है, सही, बस बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी है। तो हमारे पास जो है वो स्टॉक भी बराबर मेंटेन कर रहे हैं। और एक एडवांटेज है कि हमारे पास सिंगरेनी कैलोरीज भी है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है ऑलरेडी, वो भी ऐसा नहीं कि जहाँ से खरीद उठा ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, उनका भी कमिटमेंट होता है। लेकिन यहाँ रहने से क्या होगा, जो शॉर्टेज जो क्या बोलते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो सिंगरेनी उसको आपको पूरा करने की सकत रख सकता है। ओके। जी। और हमारे साथ मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, आली जनाब इस्माइल अली ख़ान साहब, जो साबिक़ा चेयरमैन है तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के, और आली जनाब मुजीब हुसैनी साहब, जो सदर हैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के NGOs के, और तीसरे हैं हमारे साथ इम्तियाज़ इसाक़ साहब, जो चेयरमैन है तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के, और मोहम्मद बुरान हैं, एडवोकेट हैं, और TRS के क़ायद हैं, एडवोकेट भी हैं आप। और इन चारों का हम खैर मकदम तो फिर एक बार करते हैं, क्योंकि पिछले 1 घंटे से आप देख रहे हैं और बहुत ही ख़ास मौज़ूआत पर बात हो रही है। तो फिर एक बार मैं ज़हमत दूंगा हमारे मुजीब भाई को। मुजीब साहब, आपके पास तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन अब ये बताइए कि आपके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, पेरेंट डिपार्टमेंट में, रजिस्ट्रेशन में, मैं सुनने में आया कि आजकल आप लोगों की कमाई बहुत हो गई। कहते बिल्कुल सही बात है। चीफ मिनिस्टर साहब के जो पॉलिसीज है, KTR साहब की जो सोच है, आज तेलंगाना के रियासत में जब से अपनी हुकूमत आई बाद में, इससे पहले जो मतलब आंध्रा वालों का जो कहना था, या जो थोड़े एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थे जो नेशनल लेवल से भी बोलते थे कि भाई तेलंगाना आ गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर एक चीज़ मैं माजरत चाहूँगा, आपका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जी, तो जब तेलंगाना बनने से पहले आंध्रा वाले बोलते थे कि पूरे घरा खाली हो जाएंगे, ज़मीना कौड़ियों के दाम बिकेंगे, लेकिन आज कितनी महंगी हो गई ज़मीन तेलंगाना में पूरी, और लोग जो है खरीदने पे तुले हुए हैं, महंगी भी है। तो सही बात तो इससे आपका डिपार्टमेंट को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। पहली बात इसमें ख़यूम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब जो मार्केट वैल्यूज़ थे मुसलसिल 7 साल तक नहीं बढ़ाए, 8वें साल बढ़ाए, वो भी थर्ड पार्टी को रखकर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के कमेटी के अलावा थर्ड पार्टीज़ को रखकर, पब्लिक का पल्स देखकर रियाया हुकूमत के बारे में क्या सोच रही है। अगर मसलन वहाँ पर अगर 1 रुपये में पर स्क्वायर यार्ड बिक रहा, तो हमारी हुकूमत जो गवर्नमेंट का रेट था 4 आने था, उसका 20 पैसा था कई जगह, तो वहाँ पर बड़ी मुश्किल से 30 पैसे 35 पैसे करे। उसके बावजूद में भी पब्लिक
फोर फ्रंट में आकर आज रजिस्ट्रेशन कर ले रहे, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम हो गया, धरनी वेबसाइट आने के बाद में एग्रीकल्चर्स के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो MROs को दे दिए सब, और दीगर जो हाउस है या फ्लैट्स है, ज़मीन के वो प्लॉट्स है, वो पूरे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को दे देकर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। आपको अगर रजिस्ट्रेशन होना है, आप स्लॉट बुक कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन ऑफिस को आ जाइए, 10 मिनट में काम। चालान भी इससे पहले धांधलियाँ हुए थे, वो चालान सिस्टम भी पूरा बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए से ऑनलाइन में पेमेंट करना है, हर हफ्ते में रिकन्सिलेशन हो जाता। हुकूमत का जो मेहनत का जो पैसा हुकूमत पब्लिक जो बांध रही है, हुकूमत के हेड ऑफ अकाउंट में चले जाता, रजिस्ट्रेशन का काम रजिस्ट्रेशन में हो जाता, 1 घंटे में डॉक्यूमेंट वापस लेके चले जाना है। तो अभी जो हमारा टारगेट था, इससे पहले 8,000 करोड़ 6,000 करोड़ था, अभी इस बार 14,000 करोड़ करे। उसके बावजूद में भी हमारे IG साहब, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट का स्टाफ, हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी साहब की मेहनत, ये तमाम लोग की मेहनत से आज हम लोग 90% रेवेन्यू टारगेट रीच हो गए। इंशाल्लाह बाकी के 100% टारगेट भी रीच हो जाएंगे। लिहाजा कोई तकलीफ़ नहीं है, सरकारी के जानिब से हर चीज़ आफरा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। रियाया भी खुश है, जल्दी जल्दी काम हो जा रहा, 5 बजे तक दफ्तरों को लाग पड़ जा रहा। हाँ, क्योंकि करंट बैकअप के लिए बैटरी से 8-8 घंटे बैटरी से चलते करंट, मगर वो बैटरीज का काम ही नहीं है, क्योंकि करंट कम से कम आंख बंद कर खोले तक भी नहीं जा रहा करंट। नहीं, ये बैटरियाँ, इन्वर्टर, जनरेटर सब आंध्रा को चले गए पूरा बर्खास्त हो गया। मतलब ये बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रियाया खुश है, हुकूमत के जो डिसीशंस है वो सोच समझ के ले रहे हैं, रियाया के हक़ में है। कुछ इफेंट बट्स है तो पूछने का चांस है, बोलने का चांस है, सुनने वाले IG साहब है, दीगर DIG से, जॉइंट IG से, एक सिस्टम है और फुल प्रूफ है सिस्टम में भी। तो कहीं पर भी कोई भी काम रुकने का सवाल नहीं है। डे टू डे वो ग्रीवेंसेस सॉल्व हो जा रहे। धरनी के लिए 100 इंजीनियर, 100 ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, कोई भी ग्रीवेंस डिस्ट्रिक्ट से आ रही इमीडिएट कर दे रहे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज था। वो चैलेंज को हम लोग उससे भी आगे बढ़ गए। आज हिंदुस्तान में हर आदमी तेलंगाना के रियासत के जानिब देख रहे हैं बस। आपका फिर एक बार खैर मकदम है इस प्राइम टाइम डिस्कशन में। आइए हमारे साथ मोअज़्ज़िज़ मेहमान इस्माइल खान साहब, मुजीब हुसैनी साहब, इम्तियाज़ इसाक साहब, बुरहान साहब मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और बात हो रही थी खुशहाल तेलंगाना के बारे में, नौकरियों के बारे में, पावर के बारे में, पानी के बारे में। अब चलते हैं हरे भरे तेलंगाना की तरफ। महबूब नगर एक ज़माने में खहत हुआ करता था महबूब नगर में, और महबूब नगर को पालामूर भी कहा जाता है। महबूब नगर, पालामूरी लेबर बहुत मशहूर है सारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में। महबूब नगर से लोग बाहर जाकर काम किया करते थे क्योंकि वहाँ पर खाने को नहीं होता था। लेकिन अब जो लोग बाहर गए हैं वो वापस आने लगे हैं महबूब नगर। अब हर तरफ हरा भरा महबूब नगर है। और हमारे साथ महबूब नगर के बाशिंदे हैं आली जनाब इम्तियाज़ इसाक साहब, जो चेयरमैन हैं तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के। थोड़ी रोशनी डालिए इम्तियाज़ साहब इस पे, हरा भरा महबूब नगर पे। देखिए, मैं मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रहे वक्त अनंतपुर और महबूब नगर को डॉट डिस्ट्रिक्ट्स में काउंट किया जाता था। पूरे हिंदुस्तान लेवल में 7वें नंबर 6वें नंबर पे था महबूब नगर। आज वही महबूब नगर देखिए एग्रीकल्चर से में बहुत ही आगे है। आज कहीं भी आपको जो है ड्रॉट नहीं दिखेगा आपको। इतना जो है, एक तो पहले बात हमारा पानी जो है आंध्रा लोग लेके जाते थे, हमको पानी नहीं, कृष्णा नदी हमारे पास से जाती थी लेकिन हमको पानी नहीं मिलता था। लेकिन आज हमारे को इतना पानी मिल रहा है, हमारे पास एग्रीकल्चर इतना अच्छा हो रहा है कि परसों बंडी संजय जो BJP के स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने पैदल दौरा किया। कई जगह रैतूस उनसे सुनना पड़ा कि वो रैतूस किसान जो है तेलंगाना में मुतमईन है हुकूमत तेलंगाना की जानिब से। बंडी संजय को कोई मौका नहीं मिला कहीं भी बात करने के लिए। आज हमारी हुकूमत के ऊपर बंडी संजय ने पूरे आलमपुर से लेके कलवाकुर्ती आगे तक जो है पैदल दौरा किया। कहीं भी उनको जो है ना ड्रॉट मिला, ना ही उनको, मतलब लेबर भी जो है, जब एक ज़माने में पालामू लेबर जो है पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ करता था, बॉम्बे हुंदे कई जगह पालामू लेबर जाता था। लेकिन आज वही लोग जो आके जो है अपनी ज़रात कर रहे हैं। और कई जो है हमारी हुकूमत जो है जो ST टांडास हुआ करते थे, छोटे छोटे तांडास को भी जो है वो लोग ग्राम पंचायत बना दिए। जो STs जाके जो है बाहर जो है काम करते थे, वो लोग आके जो है सरपंच होकर अपने विलेज को डेवलप कर रहे हैं, अपने विलेज में ज़रात कर रहे हैं।
तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ज़राअत आज पूरे हिंदुस्तान में ज़राअत सब में ज़्यादा तेलंगाना में हो रही है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा चावल हो रहा है, इसलिए हमारे पास जो है हमने तेलंगाना में ज़्यादा चावल आने की वजह से भी जो है बीजेपी हुकूमत परेशान है। यानी परसों अमित शाह जो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर है, एक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाले मिनिस्टर है, उन्होंने आकर जो है लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ के चले गए, यानी कि बिगाड़ना चाहते हैं। ये पहला वाहिद तो होम मिनिस्टर है जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाला यानी कि देखिए इतना बड़ा स्टेज पे रिजर्वेशन को निकाल देता हूँ, वो कर देता हूँ, ये कर दिया, बोलना क्या है। बिल्कुल ये हिंदुस्तान की ये बीजेपी हुकूमत जो है आज हर कोई सोचने मजबूर हो गई कि ये जो लोग जो है आम इंसान में झगड़े पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनके पास अगर हुकूमत तेलंगाना के ऊपर अगर बोलने के लिए कुछ काम नहीं करें तो आप बोलना था, लेकिन वो कुछ बोले ही नहीं, बस वो निकाल देता हूँ, ये कर देता हूँ, ये फलां वो फलां, यही बस किधर जाके फसाद होना, फ़ायदा होना। बस आज बीजेपी जो पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रही, कहीं भी आज गुजरात में देखिए आप करंट के मसले हैं, आज यूपी में देखिए करंट के मसले हैं। तो और आज जो है हमारे पास जो है 1,30,000 ऑलरेडी जॉब्स दे चुके हैं हुकूमत तेलंगाना, केसीआर साहब 8 साल में। अब 80,000 नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। तो जब नरेंद्र मोदी जी ने जब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जो है 2 करोड़ नौकरियां का वादा किया था, आज 8 करोड़ नौकरियां हिंदुस्तान में खाली है, फिर वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं आज बीजेपी वाले? टीआरएस हुकूमत को बोलने का उनको हक ही नहीं है बोलने के लिए। नहीं, ये नोटिफिकेशन आने के बाद भी ये लोग जो है कुछ ना कुछ टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ उर्दू में इम्तिहान नहीं लिखना चाहिए। नहीं, उर्दू में देखिए, उर्दू में इम्तिहान लिखने के लिए आप यूपीएससी जो एग्जाम्स होते हैं ना, जी हाँ, एक ज़माने से उर्दू में लिखा जा रहा है। आज बीजेपी हुकूमत 8 साल से है ना, फिर यूपीएससी से क्यों बैन नहीं करे? और आखिर आपको अगर दम है तो यूपीएससी में बैन करो, आपके प्राइम मिनिस्टर है ना भाई। तो पंडित संजय ये बोलना चाहता हूँ कि आप पहले वहाँ पे बैन करो, उसके बाद तेलंगाना में आओ। आप जो है सब बराबर करेंगे, वहाँ पे उर्दू में पे पर्चा लिखने लगेंगे, यूपी से सब करेंगे। उर्दू के साथ दुश्मनी क्यों? सिर्फ ये समझ रहे हैं कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, लेकिन मुसलमानों की ज़बान नहीं होती। आज से 50 साल पहले हर हिंदू भाई बड़े जो लोग होते थे, बुजुर्ग लोग, वो उर्दू पेपर पढ़ा करते थे। उर्दू ज़बान एक पूरे हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़बान है, हर एक की चहेती ज़बान है उर्दू ज़बान। उर्दू ज़बान किसी मज़हब से नहीं है। हमारे केटीआर साहब ने कहा उर्दू ज़बान एक सबके लिए लाजमी ज़बान है। वो जो है ज़बान जो है मीठी ज़बान है, सब बोला करते हैं। उनकी पार्टी के खुद अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल एल के आडवाणी, सब लोग जो उर्दू बोलने वाले हैं। तो बिल्कुल उनके पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है बोलने के लिए। आज बीजेपी के पास अगर सब्जेक्ट होता, उतनी बड़ी मीटिंग में जो है ये बेहुदाना बात नहीं करते, रिजर्वेशन निकाल देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये सब गलत बातें हैं। आज हमारे पास इतने स्कीम्स है, हमारे कोई स्कीम पे जो है किसी चीज़ का जो है नाराज़गी नहीं, आवाम में बहुत खुशहाल है। आप देख लीजिए, फिर हुकूमत जो है जैसे हमारे केसीआर साहब कहते हैं बराबर 100+ सीट्स हमारे पास जीतेंगे, ये बिल्कुल तय है। आज आवाम मुतमईन है, हर तबके की आवाम मुतमईन है आज टीआरएस पार्टी से, केसीआर साहब की स्कीमा से मुतमईन है। और जो है बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो सक्सेस होने वाला नहीं है बिल्कुल। जो है आज देख कांग्रेस पार्टी तो ख़त्म हो चुकी है, एक माने में कांग्रेस पार्टी का दौर ख़त्म हो चुका है, होने वाला कुछ नहीं है उसके लिए। तो लिहाजा अब ये तेलंगाना भी जो है डेवलपमेंट ऐसा हो चुका है कि ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। हमारे केटीआर साहब ने कहा था ना, साइड सीइंग के लिए आके देख के जा रहे हैं, डेवलपमेंट देख के जा रहे हैं। बोलने के लिए कुछ ही नहीं है, बस यही उर्दू निकाल देंगे, रिजर्वेशन निकाल देंगे, ये बातें करके पब्लिक को भड़काना चाहिए। थोड़े दिन के बाद अपन टिकट लगाएंगे, टिकट लगाना ज़रूरी तेलंगाना में। जैसे कालेश्वरम जाना है तो पक्का टिकट लाना ज़रूरी है। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत तेलंगाना आज 8 साल के बाद भी जो है आवाम में वही खुशहाली है, वही पॉजिटिवनेस है। और हुकूमत हमारी पब्लिक ये चाहती है कि केसीआर साहब और कुछ ऐसे स्कीम्स लाएंगे तो हम खुशहाल हैं। बेशक, बिल्कुल, माशाअल्लाह। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, फिर एक बार बता दूं, इस्माइल अली खान साहब हैं, मुजीब हुसैनी साहब हैं, इम्तियाज़ इसाक़ साहब हैं, मोहम्मद बुरहान हैं। बुरहान साहब आप बताइए और ज़रा शॉर्ट में बताइए कि आप टीआरएस के कायद हैं और अक़लियती कायदों में आपका शुमार होता है टीआरएस पार्टी की, आप वकील भी हैं। तो अक़लियतों में क्या है, क्या रिएक्शन है, क्या डिस्कशन होता है इन नौकरियों के बारे में? जैसा इम्तियाज़ ने बताया और मुजीब भाई ने बताया और हमारे खान साहब ने करंट के बारे में बताया, हर तरफ खुशहाली वगैरह है, तो क्या रिस्पांस है अक़लियतों? क़य्यूम साहब, अक़लियतों में ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ नहीं कहूँ तो BC SC ST सारे तबक़ों में तेलंगाना के बारे में
यही हमारे केसीआर साहब के बारे में सब सोचते हैं। जब तेलंगाना से आने से पहले जो किरण कुमार रेड्डी थे, वो कह रहे थे कि तेलंगाना आएगा तो अंधेरा हो जाएगा, यहाँ सब खाली हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ड्राफ्ट आएगा, यहाँ के लोग फिर से आंध्रा वालों को बुला के हुकूमत, आपके पास तेलंगाना वालों के पास काबिलियत नहीं है, ये लोग देश स्टेट को नहीं चला सकते, इनको पॉलिसीज़ नहीं मालूम। लेकिन केसीआर साहब आने के बाद जो प्रैक्टिकली प्रूफ करे हैं, इमीडिएटली जो करंट का मामला, वो एक करंट के मामले से सब सारी चीज़ें जुड़े हुए थे। वो इंडस्ट्रियल हॉलीडेज होते थे तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाते थे। उसी तरह से उसके बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, मैं समझता हूँ जो गरीब लोग थे, आज हमारा पर कैपिटा इनकम 2,70,000 तक हो गया है। तेलंगाना जब आया था, जब 72,000 रुपये था। इससे यही मालूम पड़ता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में अंधेरा है, वो लाइल्मी है। इल्म के तरफ केसीआर साहब बहुत तवज्जो दे रहे हैं, दूसरी तरफ रोज़गारी पे दे रहे हैं, तीसरी अगर सेहत सही है तो हमारा स्टेट सही रहेगा, काम सही होगा। जो पहला जो मुद्दा था, नीलू, निधुलू, नियामकालू, ये 3 पे जो तेलंगाना बना है, और ये तीनों में से पानी तो माशाल्लाह, तेलंगाना में जब पानी नहीं था ना ज़मीनों की वैल्यू थी, ना एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू थी, किसान परेशान थे, खुद खुशी कर रहे थे। तो जो आंध्रा के मुत्तहिदा आंध्रा में जो हुक्मरान थे वो मज़े ले रहे थे हमको परेशान करके, झूठ बोलकर। वो आखिरी किरण तो थी किरण कुमार जो रेड्डी साहब थे, वो इतना झूठ बोले हैं कि गुमराह कर रहे थे कि जब भी यही बोल रहे थे कि भाई आप लोग संभाल ही नहीं सकते। लेकिन केसीआर साहब प्रैक्टिकली बताकर ये प्रूफ करे हैं कि तेलंगाना में केसीआर जैसे जेम और सुपर हीरो है हमारी कई नस्लें उनको याद करेगी 100 साल तक, हज़ारों साल तक। कि अगर हमारी जो इनकम बढ़ा है केसीआर साहब की क़यादत में काम करते हुए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलिए, अगर वाकई वो हमको चाहते हैं, हिंदुस्तानियों को चाहते हैं, भारतवासियों को चाहते हैं, तो हमारा सेंट्रल टैक्स मत लीजिए। बोलिए अगर वो टैक्स नहीं लेंगे 10 साल में, अगर हम हांगकांग को कंपटीशन नहीं करें, तो फिर बताइए, सेम जैसा भी साहब जो बोलकर प्रैक्टिकली प्रूफ करे हैं, सिंगापुर, हांगकांग के मुकाबले अगर हमारे तेलंगाना को नहीं बनाते क्या? देख लीजिए। बोलिए ये लोग सिर्फ क्या है, मुद्दे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट के कोई मुद्दे नहीं है बात करने के लिए। ये ही हमारी अक़लियत के लोग यही सोच रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ लोगों को माइंड डाइवर्ट करके वोट लेना चाहती है, वो भी बल्क में। तो मुजीब हुसैनी साहब, आप सदर हैं TNGOs हैदराबाद के, और आप बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आए हैं ऊपर, और आपने सब हर किस्म की हुकूमतें देखी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से डायरेक्ट आपका ताल्लुक़ है। तो अक्सर ये सुनने में आता है कि जहाँ भी पीसफुल है माहौल, लोग घर वहीं पर लेते हैं। तो ये हमारे स्टेट का हाल है। आज इंडिया में सबसे पीसफुल तेलंगाना है। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर है हमारे पास, क्या आपकी सर्विस में आपने कभी देखा इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर? करीब खयूम भाई 32 साल हो गया मैं सरकारी मुलाजिमत में आकर, कभी भी हम ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखे। केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बने बाद, हमारी रियासत बन गए बाद में, आज देखिए फ़ख्र होता हमारे को। जो पहले पुलिस के महकमे को साहब जिस हिसाब से स्ट्रेंथन करे, सोफिस्टिकेटेड गाड़ियाँ देके वेपन्स के साथ, आज असेंबली के सामने खैरताबाद चौरस्ते से लेके पूरे तेलंगाना में जहाँ मेन हमारे चौरस्ते, वहाँ पर सिक्योरिटी के साथ, वायरलेस के सेट के साथ 2-2, 4-4 गाड़ियाँ ठहरे, इंटरसेप्टर्स। एग्जैक्टली, इंटरसेप्टर्स ठहरे। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के जो गाड़ियाँ हैं, मतलब कहीं पर भी अगर कोई अनहोनी हो गई तो इमीडिएट पहुँच रहे। मतलब ये सब अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है। मतलब एक मॉडल स्टेट हो गया इंडिया में, तेलंगाना एक मॉडल स्टेट हो गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने लीडर्स, मिनिस्टर्स, सेंट्रल मिनिस्टर्स यहाँ पर आते, कोई एक वाटर मिनिस्टर आता, हमारे पानी की, हमारे पूरे नदियों की तारीफ़, हमारे जो भी हमारी प्लानिंग है, प्रोग्रामिंग है, उसकी तारीफ़ करते। पावर सेक्टर के मिनिस्टर्स आते, उन लोग तारीफ़ करते। उन लोग आके तारीफ़ करके, सर्टिफिकेशन करके हमारे स्टेट को टॉप 5 में से उन लोग अनाउंसमेंट करके जाते, अवार्ड्स भी देते। उसके वेरी नेक्स्ट डे लोकल लीडर्स फिर हमारी हुकूमत के ऊपर कुछ तो भी ताने मारने की कोशिश करते। ये जो ड्यूअल पॉलिसी है वो पब्लिक समझ गई। अब बिल्कुल तेलंगाना
केसीआर साहब का जो ख्वाब था कि रियाया के साथ केसीआर साहब कैसा ये हिंदुस्तान में आगे ले जा रहे हैं, बहरहाल कहीं पर भी रुकावटें नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी, आने वाले सालों में भी केसीआर साहब का, केटीआर साहब का, तेलंगाना के हुकूमत का पूरे हिंदुस्तान में बोलबाला है। और जैसा सेंट्रल लीडर सब, उनको कोई भी उन्वान, कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए, लिहाजा यहाँ पर शरपसंद करके कुछ तो भी हमारे हिंदू भाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगाएंगे और कुछ करेंगे, ये सोच रहे हैं। मगर हमारी जो पुलिस है यहाँ की, जो हमारी हुक्मरान है, जो हमारे का यहाँ बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जो डीजीपी का ऑफिस बन रहा है, ये तमाम कमांड कंट्रोल रूम बन रहा है, तो हज़ारों करोड़ों रुपये हमारे अगर डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट्स में देखें तो मोर देन 30,000 करोड़ जो सेंट्रल का टैक्स जो हमारा हक़ है, हमारे हुकूमत का हक़ है, वो पैसे अभी तक बेमानी कर रहे हमारे साथ। सीधा हर हेड ऑफ अकाउंट में हमारे पैसे रोक दे रहे। जीएसटी हमारे से वसूल करते, सीएसटी हमारे से वसूल करते, रजिस्ट्रेशन टैक्स हमारे से, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन टैक्स कौन बोले क़य्यूम भाई, ज़रूरत नहीं है। हमारी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी इंडिया में बेस्ट पॉलिसी है। हमारे कने मुसलसिल अदर स्टेट से आके आईजी रैंक के ऑफिसर्स हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ के जा रहे हैं यहाँ से। तो अगर हमारे पैसे, हमारे को जो इंसाफ से आना है तेलंगाना के पैसे, तो 101% हांगकांग सिंगापुर का कंपटीशन तो करना ही करना है। बहरहाल जो भी है, हम यही दुआ करेंगे कि केसीआर साहब की हुकूमत आने वाले सालों तक भी जो तुलबा हैं, जो बूढ़े हैं, जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो यंगस्टर्स है, या जो बीच के इंटरमीडिएट एज के लोग हैं, तमाम लोग को कुछ ना कुछ हुकूमत से फ़ायदा है। तमाम लोग हुकूमत के साथ है, पढ़े लिखे लोग, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, हैदराबाद के जाने माने शख्सियत, पुराने लोग, निज़ाम सरकार के अटैचमेंट है, सो लोग रेड्डीज़ जो बड़े बड़े ख़ानदान से है, वो लोग पूरे बाहर से भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि केटीआर साहब भी दूरंदेश अब यूके में गए हुए हैं, कई लोग लाइन लगाए हुए हैं, जब भी जा रहे हैं हज़ारों करोड़ के कंपनीज यहाँ पर आ रहे हैं। हम वैसा पावर भी दे रहे हैं, वैसा एकोमोडेशन भी दे रहे हैं, वैसा सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, हर चीज़ के यहाँ पर उनका हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। बहरहाल ये ऑल क्रेडिट गोज़ टू केसीआर साहब। ये इतना हम आपके साथ ये बात कह सकते हैं बस जी, और फ़ख्र से बात कह सकते हैं। अच्छा इम्तियाज़, 1-2 मिनट में आप बता दीजिए कि जो लोग अभी कोचिंग क्लासेस से नहीं जुड़े हैं वो क्या करना चाहिए, सिर्फ 2 मिनट। देखिए, अभी अगर जुड़ना चाहे तो अभी भी वक्त है जुड़ने के लिए। आप लोग जितने लोग आए तो हुकूमत तैयार है आप लोगों को जो है कोचिंग देने के लिए। हम स्ट्रेंथ जितना भी बढ़ा तो हम मटेरियल भी देंगे। अगर कोई कोचिंग नहीं भी जा रहे हैं तो मटेरियल उनको घर तक भी पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो ऑनलाइन फैसिलिटी भी है, ऑनलाइन फैसिलिटी, पीडीएफ भी हम लोग जो है बहुत सारे लोगों को DMWs को डालते हैं, व्हाट्सएप पे पीडीएफ डाल दे रहे हैं। जो भी अगर वो लोग को प्रिंट भी करवा सकते हैं। कोई प्रिंट नहीं करवा सकता है, बिल्कुल गरीब है, तो उसके लिए हम जो मटेरियल है वो मटेरियल देंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, ये हमारी हुकूमत का जो है बिल्कुल है। तो ये तमाम 4 ग्रुप्स के लिए है? 4 ग्रुप्स के लिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ओल्ड जो पुराने डिस्ट्रिक्ट्स है वो हेडक्वार्टर पे चल रहे हैं। ग्रुप 4 के लिए जो है 33 ज़िलों में किया जा रहा है। अगर जहाँ पे 5 या 8 अगर कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो हम लोग कलेक्टर से बात करके, कलेक्टर साहब से बात करके जो है उनको अटैच कर दे रहे हैं कि जनरल में इनको ऐड कर लें। अगर 15 के ऊपर आ रहे हैं तो हम कोचिंग अलग चलाएंगे इसके लिए। चलिए, बिल्कुल। तो नाज़रीन इसी के साथ आज का ये प्राइम टाइम डिस्कशन यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए टी न्यूज़। आपकी तरफ से मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। दीजिए इजाज़त, क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।